हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ द हेस्ट ऑफ द कंट्री मूवी के स्टोरी को। कहानी की शुरुआत फर्नांडो नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होते हैं जो अपने लाइफ से थोड़ा परेशान था क्योंकि उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता है। इसीलिए वो पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगता है, लेकिन इसमें उसको वो पैशन नजर नहीं आ रहा था जिसकी उसे तलाश था। तब वो परेशान होके अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जो उसका प्रॉब्लम को सुनकर उसको सुझाव देता है, अगर तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करो शायद तुम्हारा मन लगने लगे। इस बात को सुनकर वो मार्शल आर्ट सीखने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। इसलिए जब वो शाम होने पर घर की तरफ जा रहा था तभी अचानक बारिश होने के कारण उसकी सिगरेट बुझ जाती है, जिसके वजह से वो उसे बहती हुई पानी में फेंक देता है जो कि उसे बहाकर सामने की एक बैंक की सीवेज में ले जा रहा था। फर्नांडो ये देख के खुश हो जाता है क्योंकि यह उसे अपना मकसद मिल गया था। अब उसे समझ में आ गया था किस काम को करने से उसे खुशी मिलेगी। दरअसल इस सीवेज के रास्ते से वो बैंक रॉबरी करके आसानी से निकल सकता था। जरूरत थी सिर्फ एक अच्छी टीम की, तो इसीलिए वो अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है जिससे वो अपने रॉबरी करने की सारा प्लान उसको बता देता है। जिस बात पर सेबेस्टियन उसे राय देता है कि वो सबसे पहले इस काम के लिए एक इन्वेस्टर को ढूंढे कि वो इस काम में लगने वाले चीजें जैसे गाड़ी वगैरह का इंतजाम कर सके। जो बात फर्नांडोस को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो एक ऐसे आदमी से मिलने के लिए जाता है जो इस काम में इन्वेस्टर के रोल निभा सके। लेकिन वो आदमी फर्नांडो को साफ मना कर देता है क्योंकि उस आदमी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस काम के लिए फाइनेंस कर पाए। इसलिए वो आदमी फर्नांडो को एक दूसरे आदमी का पता देता है जो उसके हिसाब से उसका मदद कर सकता है। इसके बाद हमें मारियो नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अक्सर अपने बेटी की सैलून में इसलिए जाया करता था ताकि वो लड़कियों को तार सके, जिसको देखकर उसकी बेटी लूसी उस पर काफी नाराज होती है क्योंकि वो ये सब करने के साथ साथ सॉरी भी करता है। लेकिन मारियो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर उसको पैसे देकर चला जाता है। जिसके बाद हम रात को उसको विंडो के जरिए एक आदमी के घर में घुसते हुए देखते हैं, जहाँ पहुंचकर वो आसानी से एक सेफ को खोलकर उसमें रखे सारे पैसे चुरा लेता है। इसके बाद वो चुपचाप बाहर आता है, लेकिन तभी एक कार उसका पीछा कर रहा था, जो बात मारियो को भी पता चल गया था। उसे लगता है कि शायद कोई पुलिस का आदमी उसका पीछा कर रहा होगा, लेकिन कार में असल में फर्नांडो होता है जो उसका पीछा कर रहा था। तभी वो फर्नांडो पे हमला कर देता है, लेकिन जब फर्नांडो के पास कोई गन नहीं देखता है तो उसको वहाँ पर ही छोड़कर वो अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे घर पे अपने दोस्त का एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें वो मारियो को बता रहा होता है कि फर्नांडो नाम का एक आदमी उससे मुलाकात करना चाहता है क्योंकि उसके पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है, इसलिए वो कल उससे जाकर मिल ले। ये बात सुनकर अगले दिन मारियो एक आइसक्रीम पार्लर में फर्नांडो से मिलने जाता है। फर्नांडो को देखकर मारियो पहचान जाता है। फिर फर्नांडो मारियो को उस बैंक को दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ उसे फर्नांडो बैंक की रॉबरी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाता है। फिर वो अपने पास ही का एक सीबेस के ढक्कन को खोल कर उसमें मेजरिंग टेप डाल देता है ताकि वो रोड से इस सीबेस के दूरी नाप पाए। इसलिए वो दोनों पास ही के एक मैनहोल को खोल के उसमें उतर जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये दूरी असल में 18 मीटर का है। ये सब कुछ देखकर अब मारियो को भी यकीन हो जाता है कि फर्नांडो के प्लान में दम तो है, इसलिए वो इस रॉबरी में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सीधा अपनी बेटी लूसी के पास पहुंच जाता है। लूसी अब भी उससे काफी नाराज थी क्योंकि वो काफी देर से घर पहुंचा था और ये भी उसे शक था कि उसके पिता ने फिर से कहीं उल्टा काम शुरू तो नहीं कर दिया है। जिसके बाद मारियो काफी बहाना बनाता है। फिलहाल इसके बाद दूसरे दिन फर्नांडो मारियो के बारे में बताने वाले यानी देबूजा के पास जाता है। फर्नांडो उन लोगों को प्लान के बारे में और बहुत कुछ बताता है। तब मारियो देबूजा से बोलता है कि उसे ये प्लान तो बहुत पसंद आया, लेकिन उसे फर्नांडो के काबिलियत पर शक है। जिस पर देबूजा बोलता है कि इसमें वो चिंता ना करे क्योंकि रॉबरी के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हुई तब वो लोग उससे ही फंसाकर वहाँ से भाग लेंगे। इसलिए मारियो शांति के साथ फर्नांडो की सारी बातें सुनने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि फर्नांडो को बैंक पर लगे सेंसर्स को लेके चिंता थी, जिसका इलाज मारियो के पास होता है। जिसके लिए अगले ही दिन मारियो अपने दोस्त सेबेस्टियन के साथ बैंक में जाता है।
जिसके बाद एक कैमरे के जरिए बैंक के सारी चीजों का फोटो लेने लगता है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा के जरिए जब ये बात सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता है, बैंक के सिक्योरिटी मारियो को पकड़कर तलाशी लेने लगते हैं। साथ ही वो लोग फर्नांडो के कैमरे को खोल के देखने लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से खाली होता है। इसलिए उन लोगों को मजबूरी में मारियो को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसने तलाशी से पहले बहुत ही सफाई के साथ कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड को निकाल लिया था। जिसके बाद ये सभी मिलकर बैंक के ब्लूप्रिंट को देख रहे होते हैं, जिस पर फर्नांडो सभी से कहता है कि किसी तरह से बस ये पता लगाना होगा बैंक के बैक डोर से सीबीएस की हॉल तक दूरी कितनी है, जिस पर ये काम देवुजा बहुत ही आसानी से कर देता है। वो बताता है कि ये दूरी असल में 7 मीटर और 20 सेंटीमीटर होता है, इसलिए उन्हें अब इतनी ही दूरी तक मेन हॉल से एक टनल खोदना था, जिसके जरिए वो बैंक रोबारी के बाद आसानी से बाहर निकल सके। इसलिए अब सभी काम पर लग जाते हैं। इस दौरान इन लोगों पर और एक मुसीबत आ जाते हैं, जब फर्नांडो बैंक की सेफ्टी बॉक्स को खोलने की बात करता है, क्योंकि उन लोगों को तकरीबन 400 सेफ्टी बॉक्स खोलने होंगे। इसलिए फर्नांडो के कहने पर मारियो इसी बैंक के दूसरे ब्रांच पर एक सेफ्टी बॉक्स रेंट पर लेता है, जिससे उसको इस बात का आइडिया हो जाता है कि वो सेफ्टी बॉक्स कैसे खोलेगा, साथ ही ये दिखता कैसा है। इसके बाद वो लोग सुरंग में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सेबेस्टियन ने आधी खोद दी थी। सेबेस्टियन को बाकी काम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत थी। जिसके बाद फर्नांडो मारियो को और इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो इस पर साफ इनकार कर देता है। ऑलरेडी वो काफी पैसा दे चुका था। फिलहाल फर्नांडो बैंक से चोरी करने के बाद भागने के लिए एक अजीब सी वैन लेके आता है, जो कि देखने से ही अजीब लग रही थी। इसलिए उनके ऊपर पुलिस को शक हो जाता है, जिसके वजह से पुलिस इन लोगों को पेपर्स वगैरह चेक करने लगते हैं। यहाँ पर इस टीम का नया मेंबर एल्बर्ट काम में आता है। वो अपनी वाइफ की मदद से पुलिस का शक दूर कर देता है, लेकिन उसने इन सब में अपने वाइफ को भी शामिल कर लिया था। इसलिए मारियो को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। हालांकि एल्बर्ट उसे भरोसा दिलाता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, उसकी वाइफ की वजह से उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन इन लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि एक दिन वो लोग जब ड्रिलिंग कर रहे थे, जिसके वजह से लैंडस्लाइड होने के कारण उन लोगों के बसे हुए इक्विपमेंट भी टूट जाते हैं, जिसके वजह से इसको दोबारा लेने के लिए उन लोगों को दोबारा मारियो की मदद लेनी पड़ती है। जिसके बाद सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुका था। इसके बाद मारियो को लग रहा था कि उन लोगों का प्लान काम बिल्कुल नहीं करेगा, जिसके वजह से मारियो और पैसे देने के लिए इनकार करने के साथ साथ इस टीम को छोड़ के चला जाता है। इसके बाद एक दिन फर्नांडो को प्लान के बारे में सोचते हुए एक आइडिया दिमाग में आता है, और इस आइडिया को बताने के लिए वो सीधा मारियो के पास जाता है। वो उससे शेयर करता है कि बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो लोग मेन डोर से एंट्री करे और रॉबरी के बाद अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर आए तो प्लान बिल्कुल सही से परफेक्ट काम करेगा, और साथ ही पुलिस को इन लोगों पर कोई भी शक नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बैंक के वर्किंग टाइम पर बैंक में घुसेंगे। दरअसल वही एक टाइम है जहाँ पर ज्यादातर लॉकर खुले होते हैं। जिस पर ये बात सुनकर मारियो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस प्लान में दम लग रहा था। इसलिए वो फिर से टीम को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद सभी रॉबरी के प्लान पे लग जाते हैं, और फिर वो दिन आ जाता है जब उन लोगों को इस काम को अंजाम देना था। इसीलिए ये लोग नकाब पहनकर मेन गेट से बैंक के अंदर घुसते हैं। सभी कस्टमर को बंदूक की नोक पर कंट्रोल करने के साथ साथ उन लोगों को होस्टेज बना लेता है। इसके बाद वो लोग कैशियर से पैसे अपने बैंक में डलवाने लगते हैं, जिसको देखकर बैंक की सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अगले ही पल पुलिस वहां पर आ भी जाता है, जिसके आते ही फर्नांडो एक होस्टेज को बाहर लाकर पुलिस को ऐसा दिखाता है कि वो लोग मेन गेट से ही बाहर निकलने वाले हैं। ये लोग बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर को भी पुलिस के सामने बाहर निकाल देते हैं, जो देख पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर असल में ये लोग करना क्या चाहते हैं। इधर बैंक के अंदर रॉबरी का फेज 2 चालू हो चुका था, जिसमें ये सेबेस्टियन की मदद से एक मशीन के जरिए सभी लॉकर्स को जल्दी जल्दी खोलकर पैसे निकालने लग जाते हैं। वहीं बाहर रुके पुलिस किसी भी जल्दबाजी करके गड़बड़ी करना नहीं चाहते थे, इसलिए कैप्टन फोन के जरिए रॉबर्ट्स तक कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस फोन को मारियो उठाता है, और यहाँ वो पुलिस को उलझाने के लिए उनके साथ गप्पे लड़ाने लगता है। दूसरी तरफ ये लोग बैंक के सभी सिक्योरिटी कैमरास को तोड़ देते हैं। इस दौरान पुलिस कैप्टन मारियो से कहता है कि वो लोग अभी अगर सरेंडर कर दे तो उसकी सजा माफ हो सकती है, क्योंकि वो लोग कुछ भी करके यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे। जिस दौरान मारियो को पता लगता है उन लोगों के होस्टेजेस में एक
एक ओल्ड लेडी का आज बर्थडे है, जिस वजह से मारियो उसे भी आजाद कर देता है। फिर वो कैप्टन से कहता है उसने एक नई होस्टेस को आजाद कर दिया है, इसलिए वो लोग अगर बाकी लोगों की जान की सेफ्टी चाहते हैं, वो लोग उन लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को यहाँ बुलवा के लाए और साथ ही सुरक्षित उन लोगों को बाहर निकालने के लिए इंतजाम भी करे। इसी दौरान जिस मशीन से लॉकर्स को तोड़ा जा रहा था वो ज्यादा गर्म हो जाने के कारण बंद हो जाती है, इसलिए ये लोग उसका ठंडे होने के लिए इंतजार करते हैं। हालांकि आधे लॉकर के पैसे फर्नांडो ने सेबेस्टियन के पास भेज दिए होते हैं। इसी बीच कैप्टन मारियो को फिर से कॉल करता है, पर मारियो उल्टा सभी का टाइम वेस्ट कर देता है। इधर मशीन ठंडे होते ही वो लोग जल्दी से बाकी का काम खत्म करके टनल से जाने लगते हैं। इसके बाद बाहर भी कैप्टन को आइडिया हो चुका था कि मारियो उन लोगों से सिर्फ टाइम पास कर रहा है, बाकी के लोग अंदर में शायद कुछ और ही कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से स्पेशल फोर्सेस को बुला लेता है। वहीं बैंक में फर्नांडो अपनी निशानी के तौर पर अपनी गन्स को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उनके जाते ही सभी होस्टेसेस अपने फोन से पुलिस को अंदर की सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जो सुनकर स्पेशल फोर्सेस की मदद से पुलिस बैंक के अंदर घुस आते हैं, जहां ये लोग एक टनल को देखते हैं जिसके मुहाने पर एक ग्रेनेड लटका हुआ था, इसलिए कैप्टन और बाकी पुलिस वाले उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन तभी कैप्टन को उनकी जूनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो कि उसको बताता है कि असल में जो गन उन्हें मिली है वो सब नकली है। इसका मतलब ये था ये ग्रेनेड भी नकली ही है, इसलिए कैप्टन तुरंत उसे हटाता है और सभी टनल के अंदर जाते हैं। लेकिन अब तक सभी रोवर्स बोट के जरिए मेन हॉल तक पहुंच चुके थे, जिसके ऊपर एक वैन और उसका ड्राइवर उन लोगों का इंतजार कर रहा होता है, जिस तक जल्दी से ये सभी लोग पैसों समेत पहुंच जाते हैं और उस पे सवार होके वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को टनल में उन लोगों के कोई नामो निशान भी नहीं मिलते, मतलब कि फेक गन्स और फेक ग्रेनेड की मदद से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इन्होंने इतनी बड़ी रोबरी को अंजाम दे दिया था। फिलहाल सभी इतना सारा पैसा पाकर काफी खुश थे और पुलिस को कुछ भी पता ना लगे, इसलिए ये वैन को भी जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत पीछे ना रह जाए। फिर ये लोग अपनी जिंदगी मजे से काटने लगते हैं, पर इनसे सिर्फ एक जगह गलती हो गई थी। एल्बर्ट ने इस प्लान के बारे में अपने वाइफ से भी बता दिया था कि वो जब एल्बर्ट को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है तब वो गुस्से में जाकर पुलिस को बता देती है कि जो बैंक रोबरी हुई थी उसमें उसका पति भी शामिल था, और जिसकी मदद से पुलिस एल्बर्ट समेत सारे पैसों को भी रिकवर कर लेता है। लेकिन जब इस बारे में फर्नांडो को पता चलता है तब वो शहर से दूर भाग जाता है, पर बाकी सभी लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें मारियो भी होता है, जिस कारण उसकी बेटी लूसी उसे जेल में मिलने के लिए आती है। वो अपने फादर से कहती है वो एक अच्छा वकील करके उसे जेल से निकलवा लेगी, लेकिन मारियो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि वो बस सिर्फ अपने फ्यूचर पे फोकस करे। जिसके काफी दिनों बाद स्पेशल फोर्सेस आखिरकार फर्नांडो को भी पकड़ लेती है। फिर हम उसे सजा काटते हुए बाहर आते हुए देखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने असली नहीं नकली हथियारों से बैंक रोबरी किया था और साथ ही किसी को चोट भी नहीं पहुंचाए थे, इसलिए इन लोगों को कम सजा होती है। हालांकि फर्नांडो से पहले मारियो आजाद हो चुका था, जो कि जेल से बाहर आते हुए फर्नांडो का वेट कर रहा था। और इसी के साथ इस मूवी के एंडिंग में हमें बताया जाता है कि ये रॉबरी की कहानी असल में सच्ची घटना पर आधारित है, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाते हैं।